हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, जिसे सिविक्स या नागरिक शास्त्र के नाम से भी पुकारते हैं। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें 65 न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूजीसी नेट, जेआरएफ के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए और आरपीएससी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। साथियों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग से मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। और जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आता है, सबसे पहले आप सभी को बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का ही आयोजन कराएगा। तो अब आप सभी के पास लिमिटेड समय है और इस समय में अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना है और हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी तैयारी में हम अपना 100% बेहतर सहयोग दें। और साथियों, आप सभी को बता दें, सारे पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री के नोट्स हो, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बातें ना आगे बढ़ाते हुए शुरू कर देते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की नकल था, ऑप्शन बी हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का विलोम है, क्योंकि मार्क्स ने स्वयं कहा है कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को सिर के बल खड़ा पाया और उसमें सुधार करते हुए उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फांसीवाद निम्न में से किसे अधिक महत्व देता है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी नेता और ऑप्शन डी दल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फांसीवाद हो या नाजीवाद हो, दोनों विचारधाराएं राष्ट्र को अधिक महत्व देती हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरकार क्या है? ऑप्शन ए राज्य का मालिक, ऑप्शन बी राज्य का एजेंट, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सरकार राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्री लवादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करती है, किसने कहा है? ऑप्शन ए रैमजे मेयोर, ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयोर और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई ए। यह प्रसिद्ध कथन रैमजे मेयोर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी जे एस मिल। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए स्टेटमेंट जे एस मिल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन ए ये न्याय योग्य है, ऑप्शन बी ये न्याय योग्य नहीं है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्याय योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्म लोगों के लिए अफीम यानी नशा का कार्य करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ग्रामसी, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी माओ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मार्क्स ने कहा है कि धर्म लोगों के लिए अफीम का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है और ब्रिटेन की संसद को विश्व की संसदों की जननी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एक विशिष्ट उदाहरण है और यह लचीले संविधान के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में राज प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी नाम मात्र की और ऑप्शन डी पहला व दूसरा दोनों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख जैसे भारत का राष्ट्रपति उन नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करता है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन से संबंधित होता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा। तो ये दोनों तो हो गए राज्य स्तरीय यानी प्रांत स्तरीय, तो इनका कोई महत्व नहीं होता। दो ऑप्शन बचे राज्यसभा व लोकसभा। तो सामान्यतः पूछा गया तो सामान्यतः यह लोकसभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है भारत में आंतरिक आपातकाल वर्ष डैश डैश में लागू किया गया था? किस वर्ष में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था। जिस समय भारत में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है साथियों। आप सभी लोग अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए क्योंकि अब आप सभी के पास बहुत ही कम और बाउंडेड टाइम बचा हुआ है। साथियों पॉलिटिकल साइंस के फ्री हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहां से जाकर के उनको डाउनलोड करके पढ़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन ए नाम मात्र की, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राज प्रमुख होता है वह वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उत्तम उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन प्रबंध। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सीनेट और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी तीनों। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली कहा है? ऑप्शन ए रैमजे मेयर, ऑप्शन बी केसी हुयर, ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैमजे मेयर ने संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री की तानाशाही के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुई थी और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का लक्षण है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी अस्थिरता, ऑप्शन सी अनुत्तरदायित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सोवियत रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन में सभी शक्तियां किसमें केंद्रित होती हैं? ऑप्शन ए राज्य में, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन में, ऑप्शन सी केंद्र में, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है संघीय शासन में निम्न में से किस प्रकार के राज्यों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए बड़े देशों के लिए, ऑप्शन बी छोटे देशों के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी किसी के लिए भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय शासन व्यवस्था बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रदत्त व्यवस्थापन का क्या परिणाम हुआ है? ऑप्शन ए नौकरशाही की शक्तियां घटी हैं, ऑप्शन बी नौकरशाही की शक्तियां बढ़ी हैं, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नौकरशाही की शक्तियां बढ़ी हैं। अगला प्रश्न है बिना संसद का सदस्य बने हुए कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 3 माह। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। यानी बिना संसद का सदस्य बने हुए भी कोई व्यक्ति जो है मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है, वो भी केवल 6 माह तक। अगला प्रश्न है मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, किसने कहा है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी बारकर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन बारकर का है। अगला प्रश्न है
कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 63वां, ऑप्शन बी 73वां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक निम्न में से किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके अगले ही दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी, जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी राजाजी फार्मूला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के विषय में किसने कहा यह संविधान का सबसे कीमती अंग है? ऑप्शन ए पंडित भार्गव, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी केटी शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित भार्गव ने कहा था प्रस्तावना के विषय में कि यह संविधान का सबसे कीमती अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 368 और ऑप्शन डी 370। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नागरिकों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी इकहरी नागरिकता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 22। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान 22 अध्यायों यानी भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल से, ऑप्शन डी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था। हालांकि अब 2019 से इस अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य की जो स्थिति थी उसे हटाते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्र और ऑप्शन डी राज्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां जारी की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची के विषय हैं यानी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी उपाधियों का अंत, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित बातें की गई हैं। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? आप सभी को कमेंट करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसके तहत आपको बता दें देश के सभी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए निवारक निरोध, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय और देश का सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध ये
रिटों के अंतर्गत आते हैं, जबकि निवारक निरोध जैसा कोई भी प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 1 माह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने पास केवल अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है और राज्यसभा को वित्त विधेयक के मामले में बिल्कुल नगण्य शक्तियां या कह लीजिए कि शून्य शक्तियां प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। ये राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। अगर विधानसभा के स्थान पर लोकसभा ऑप्शन होता है तो लोकसभा को टिक करते। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? उनका आंसर कमेंट करके आप सभी लोगों को नाम बताना है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 1-1, ऑप्शन बी 2-2, ऑप्शन सी 3-3, ऑप्शन डी 4-4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1-1। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता को या समता को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन विषयों पर केंद्रीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उनका वर्णन किसमें है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, संघ सूची तो संघ की हो गई यानी केंद्र की हो गई, राज्य सूची कानून राज्य सरकारें बनाएंगी, लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके विषयों पर दोनों सरकारें जो हैं कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे दोनों सरकारों के कानून है तो ऐसे में केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, राज्य सरकार के कानून को नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी केवल संसद द्वारा, ऑप्शन सी राज्यों द्वारा, ऑप्शन डी तीनों के द्वारा। तो साथियों, आप सभी को बता दें, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन और राज्यों को संविधान संशोधन के मामले में अधिकांश भाग में संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट किसके शासनकाल में पारित किए गए? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस प्रांत में हुई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना, उसका नाम आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1933। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए जुलाई 1945, ऑप्शन बी जुलाई 1946, ऑप्शन सी अगस्त 1947, ऑप्शन डी अगस्त 1949। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 में हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है? भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंट, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है और वो कांग्रेस को समाप्त होते हुए देखना चाहता था। और वहीं आपको बता दें, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज जो है कांग्रेस को ही माना गया है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी नेटिव ओपिनियन, ऑप्शन डी यंग इंडियन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, आप सभी को ध्यान रखना है, जो केसरी पत्रिका थी वो मराठी में छपती थी और जो मराठा पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। ये थोड़ा विरोधाभास है, इसे ध्यान रखना है। बंग भंग किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1905, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 16 जून 1911। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंग भंग लागू हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए प्राणवायु है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत क्या था? ऑप्शन ए एक समाचार पत्र, ऑप्शन बी एक राजनीतिक दल, ऑप्शन सी एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन डी एक दबाव समूह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? आप सभी लोग उनका नाम कमेंट में जरूर छापें। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1906। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? उन सभी के नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, देवबंद स्कूल किस विचारधारा से संबंधित एक संगठन था? ऑप्शन ए एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन बी एक देशद्रोही संगठन, ऑप्शन सी एक राष्ट्रवादी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक राष्ट्रवादी संगठन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1890। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन स्पेंसर महोदय का है। बाकी हाब्स, लॉक, रूसो तीनों राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी या सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादकों में सम्मिलित नाम है। अगला प्रश्न है, किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? ऑप्शन ए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य विवाद, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनरवा मिल्स मामले में दिए गए निर्णय को निम्नलिखित मामलों में से किसमें अभिपुष्ट किया गया है? ऑप्शन ए के गोपालन मामला, ऑप्शन बी सज्जन सिंह मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन डी गोलकनाथ मामला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, किसने सरकार को राज्य में शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? ऑप्शन ए ग्रोशियस, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। तो सर राज्य को शोषक माना है कार्ल मार्क्स ने, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस दार्शनिक ने किया? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोंदा महोदय ने आधुनिक युग में सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी बोंदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विभाज्यता, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी निरंकुशता, ऑप्शन डी सर्वव्यापकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभाज्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये था राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसके अंतर्गत न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन
और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। साथियों, पॉलिटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस भी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग विजिट करें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और जल्द ही आप सभी लोगों को इच्छाएं पूरी होते हो, आपका टीजीटी, पीजीटी, अन्य एग्जाम जिसकी आप तैयारी करें बेहतर जाए।